सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर किए गए कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के बाद पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त जंग की लपेट में है। इस हमले और ईरान के जवाबी वार ने पूरे खित्ते की सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर हिला के रख दिया है। दुनिया के तमाम बड़े ममालिक इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कल सुबह इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के कंपाउंड को टारगेट किया गया और आज ईरानी ऑफिशियल्स ने तस्दीक की कि इस हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर, उनकी बेटी, बहू और नवासी शहीद हो गए हैं। द टारगेटेड किलिंग ऑफ अ सिटिंग हेड ऑफ अ स्टेट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एस्केलेटरी एक्ट्स इन मॉडर्न जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री। ऐसा बहुत कम देखा गया है। गुज़िश्ता एक साल में अमेरिका ने वेनेज़ुएला पे हमला किया, इनके सदर को अहलिया समेत गिरफ्तार किया गया। इराक पे हमले हुए, शाम पे हमले हुए, सोमालिया पे अमेरिका ने हमला किया, लेकिन हेड ऑफ स्टेट को टारगेट करना, इट वाज ह्यूज, एनॉर्मस। और इस हमले के बाद, ईरान के रद्दअमल के बाद पूरा मिडल ईस्ट एक रीजनल क्राइसिस की तरफ बढ़ा है। ईरान ने कुछ ऐसे ऑप्शंस चूज़ किए, एक ऐसे टारगेट्स चूज़ किए जिसका इफ़ेक्ट आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना, उसका ऐलान करना, जो ईरान और ओमान के दरमियान तेल की तरसील का एक समंदरी रास्ता है, पर्शियन गल्फ़ और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। तकरीबन 20 मिलियन बैरल फ्यूल इस चोक पॉइंट से रोज़ाना गुजरता है, विच इज़ रफली 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल। और अगर इसको सॉर्ट नहीं किया जाता तो एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और कतर, जो कि इसका एक बड़ा प्रोड्यूसर है तेल का, वो इस रास्ते को इस्तेमाल करता है। एशियन कंज्यूमर्स के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है, वो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया और जापान की 82% एनर्जी इंपोर्ट्स इस रास्ते से गुजरती हैं। एंड सस्टेन्ड क्लोजर वुड कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई शॉक ऑफ हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस, क्योंकि जैसे ही एनर्जी क्राइसिस पैदा होगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, पूरे मुल्क में एक बहरानी कैफियत हो सकती है। इसकी बंदिश से ईरान और गल्फ़ ममालिक के ताल्लुकात भी ख़राब होंगे। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में जिस तरह से एपिसोड्स हुई हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान, लगता है ऐसा है कि ईरान को अब फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके किस मुल्क से क्या ताल्लुकात होंगे। यानी कि आज से 24 घंटे पहले तक आप सोच भी नहीं सकते थे कि ईरान यूएई पे हमला कर सकता है, जो कि सेफ हेवन समझा जाता है, जहाँ दुनिया के बिलियनियर्स इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इस पूरे रीजन का मुस्तहकम और कॉन्फ्लिक्ट इंसुलेटेड जोन है समझा जाता है। वहाँ पे एयरपोर्ट्स, 5 स्टार होटल्स पे मिसाइल गिर रहे हैं, फ़्लाइट्स ऑपरेशन बंद हो रहे हैं, और एन मुमकिन है कि डिलिबरेटली ईरान ये कर रहा हो ताकि इकोनॉमिक सिंबल्स को टारगेट किया जा सके, जिससे इसराइल और अमेरिका पे प्रेशर बढ़े और मामला जंगबंदी की तरफ जाएँ। और अब बात ईरान के सर्वाइवल की है, क्योंकि अब जब ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं तो कन्वेंशनल डिप्लोमेसी से बात बहुत आगे निकल चुकी है। ईरान पर इस हमले से बोर्ड ऑफ पीस की हैसियत पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा बोर्ड जिसमें गल्फ़ ममालिक भी शामिल हैं, जिसकी गुज़िश्ता मीटिंग में फ़ैसला होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होगा, मिडल ईस्ट और दीगर ममालिक के तनाज़ों को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ ही रोज़ के बाद ईरान पे हमला होता है। यानी कि एक तरफ आप ओमान की सालिसी में मुज़ाकरात को देख रहे हैं और दूसरी तरफ बैकग्राउंड में पैरेलल बिल्कुल ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमले की मनसूबाबंदी भी हो रही है। मामला किस नहज तक पहुँचेंगे, कितने स्ट्रेच होंगे, ये जंग किस सिमत जा रही है, सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान का रवैया कितना सख्त हो सकता है, इस सब पे बात करेंगे। अहमद अल अरबी मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं। अहमद, वेनेज़ुएला, सीरिया, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, यमन, ईरान और भी बहुत सारे इलाके इसमें शामिल हैं, जिसमें पिछले 12 माह में अमेरिका ने यूनिलैटरली अटैक्स किए हैं और कोई अमेरिका को रोक नहीं सका। और जो ईरान के साथ हो रहा है वो हम सब विटनेस कर रहे हैं। प्रोग्राम से पहले भी मैं आपसे यही पूछ रही थी कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, ये किस सिमत में जाएगा, और आपने कहा कि ये जल्द मामला सब वाइंड अप हो जाएगा, लेकिन कैसे?
जी, वाइंड अप का शायद लफ्ज़ मैं ना इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चंद दिनों में आप एक पॉज देखेंगी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें इसराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है, और फिर क्योंकि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी बन चुका है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज भी शामिल हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से सारा इकोनॉमिक एंगल तो अपने इंट्रो में सारा आपने एक्सप्लेन किया, तो दैट्स अ मेजर 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 वेट कैरी करता है वो सारा कुछ। तो जितने एलिमेंट्स हैं उसमें अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता एक लार्जर लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू बॉग अमेरिकन आर्मी डाउन। वो उसके पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी नहीं कर सकता, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी नहीं कर सकता, और जियो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी नहीं कर सकता। ट्रंप का जो लार्जर पॉलिटिकल रेटरिक है वो ये है कि मैं मिडल ईस्ट से अमेरिका को निकालूंगा, लेकिन जो अब वो कर रहा है उसके खिलाफ उसके घर में बहुत ज्यादा शदीद प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, उसकी वोटर बेस में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। फिर उसके बाद पॉलिटिकली भी, जियो पॉलिटिकली भी और मिलिटरली भी $37 ट्रिलियन का अमेरिका पे कर्ज है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकता। ये सारी बातें करके तो ट्रंप इक्तदार में आया था। ईरान भी अफोर्ड नहीं कर सकता, कि वो भी नहीं करना चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा लंबा खिंचे। हाँ, नेतन्याहू ये चाहता है कि ये मजीद कॉन्फ्लिक्ट खिंचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे चीजों को आप अगर एनालाइज करें तो आपको चंद दिनों में, कुछ हफ्तों में मे बी, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक पार्शियल पॉज नजर आए। पार्शियल पॉज नजर आएगा, ठीक। पार्शियल पॉज, यस। लेकिन इसमें आप जो चेंजेस ये लेकर आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है खित्ते के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। इसने पूरा जो मिडल ईस्ट का सिक्योरिटी apparatus है उसको चेंज कर दिया है। वन वे और दी अदर आप ब्लेम जिस मर्जी मुल्क को करें, लेकिन पिछले एक साल के अंदर जो सिक्योरिटी गारंटीज थी अमेरिका की, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट का ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से कायम था फॉर द पास्ट 100 years, वो सिक्योरिटी गारंटीज डिस्टर्ब हो गई। आपने खुद बात की कि यूएई जो एक तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट इंसुलेटेड जोन समझा जाता था दुबई, उसके ऊपर भी आपने, उसके अलावा आपने देखा कि इसराइल ने कतर के ऊपर भी जब स्ट्राइक्स की थी तब भी अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज डिस्टर्ब हुई थी। तो ये बहुत ज्यादा तब्दीली आ रही है मिडल ईस्ट के अंदर। आपने ये देखा है कि आपने मडूरो की बात की और फिर आपने देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ जो हुआ दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। इसकी मिसालें आपको तारीख में उस वक्त मिलती थी जब बादशाहों का दौर था, और ग्रेट पावर्स से पहले का जो दौर था तब आपको मिलती थी कि बादशाहों को और सल्तनत के हेड्स को मारा जाता था, और ये सब कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इसकी प्रेसिडेंस नहीं मिलती। अहमद प्लीज आई होल्ड यू हियर, और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हर्मस की बंदिश के ऊपर थोड़ा और कमेंट करें। फॉर एग्जांपल कतर अपनी एलएनजी के लिए हेविली इसके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और ओपेक कंट्रीज़ इसके ऊपर करती हैं। वर्ल्ड्स ट्रांजिट चोक पॉइंट है, पहले भी हमने तफसील से बात की, लेकिन ये कि इसमें मल्टीपल कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। वाई वुड दे वांट टू नॉट ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स? वो कितना इंतज़ार करेंगे? और ये जो आप पार्शियल पॉज की बात कर रही हैं, इसके ऊपर ये कंट्रीज़ किस तरह से कैपिटलाइज करेंगी? क्योंकि उन पे तो खुद अटैक्स हो चुके हैं, उनकी अपनी बेसिस अमेरिका के पास हैं। वो ऐसा क्या करेंगे डिप्लोमेटिकली कि वो जो पार्शियल पॉज का आप जिक्र कर रहे हैं वो ना सिर्फ ईरान के मफाद में जाए बल्कि इन ममालिक के मफाद में भी जाए? देखिए, बात यह है कि ईरान की, जहाँ तक, एक सबसे पहले तो मैं हार्मोज का आपको बता दूं कि जो पिछले कुछ अरसे से इस दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक मॉडल इम्प्लीमेंटेड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरट्वाइंड है। तो हार्मोज के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त, वो सिर्फ ये चंद रीजनल कंट्रीज को इफेक्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली पूरे के पूरे ग्लोबल ट्रेड को टारगेट करेगा और उसको हिट करेगा। और इसके रिपरकशंस, और क्योंकि आपने देखा कि ऑयल कितना वहां से होकर गुजरता है, आपने खुद अभी बताया, और फिर उसके बाद इसके जो रीजन के ऊपर इसके जो ट्रेड राउट्स जो हैं यहाँ से होकर गुजरते हैं, उनके ऊपर टैरिफ से लेकर ये पूरी दुनिया के ट्रेड को, ये चाइना को भी इफेक्ट करेगा, रशिया को भी इफेक्ट करेगा, पाकिस्तान को भी करेगा, मिडल ईस्ट को भी करेगा, अमेरिका को भी करेगा। तो इस वक्त ये दुनिया का, इस बारे में आप देखेंगे कि कंसेंसस होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है उसको ओपन होना चाहिए, और उसको वो खुलेगी तो उसके बाद ही एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, वरना तो ऑयल की प्राइसेस आप देखेंगे कि किस तरीके से आगे जा रही हैं। बिल्कुल अहमद, आप मेरे साथ ही रहेगा। आदिल अब्बासी भी मुझे ज्वाइन करें। आदिल, बहुत शुक्रिया, एक बहुत अहम प्रोग्राम मौजू पे हम इस पर बात करें। आदिल, इससे पहले हमने ये सिर्फ देखा था कि ईरान सिर्फ धमकाता था इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करने के लिए, लेकिन अब ये इवेंचुअली हो चुका है। इसका नुकसान ईरान को भी होगा, दीगर ममालिक को भी होगा, लेकिन हम उस टॉलरेंस लेवल की बात कर रहे हैं। अहमद भी कह रहे थे कि इसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि जंग ख़त्म हो रही है, लेकिन एक पॉज ज़रूर आएगा। उस पॉज में क्या बाकी ममालिक ये रियलाइज़ कर लेंगे कि अब ईरान ग्लोबली इकोनॉमी को हिट करने के लिए इस हॉर्मज़ को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, एंड वी गॉट टू डू समथिंग अबाउट इट?
देखिए बतूल, अब प्रॉब्लम ये है कि उनके सर्वाइवल की फाइट है ये। पहले जो आप बात कर रही हैं धमकी, उस वो भी समझते थे कि हम कहीं डायलॉग में चले जाते हैं, कुछ स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, सैंक्शंस भी उनके ऊपर लगती रहीं, पिछले साल वॉर देख ली उन्होंने, अभी तो अब फिर उनके साथ जो कुछ हुआ। सो अब उनके सर्वाइवल का मसला है, दे विल गो टू एनी एक्सटेंट। और मुझे लगता है कि वो जो बात कह रहे हैं कि अब हम इसको बंद रखेंगे, तो वो जब तक दुनिया से मुराद, यानी ऑब्वियसली जो इजराइल और अमेरिका है वो नहीं मान जाते, बाकी दुनिया तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैटर ही नहीं कर रही ना। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस का क्या होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स वायलेशन लॉस का क्या होता है, ये तो हमने देख लिया। ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो है नहीं, चाहे वो गाज़ा का मसला हो, चाहे और दीगर इश्यूज़ हों उसके ऊपर। सो वो मेक श्योर करेंगे, वो ये मेक श्योर करेंगे कि जब तक ये जिस किस्म का लीथल अटैक उनके ऊपर हुआ है, ये अटैक रुक नहीं जाता, डायलॉग में पूरे तरीके से नहीं जाते, दोबारा स्पेस क्रिएट नहीं हो रही, तब तक वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करेंगे। और इससे जो इकोनॉमिक लॉस दुनिया को होता है, हो जाहिर है उनका तो अपना मुल्क ही उजड़ गया है और उनके ऊपर जिस किस्म का अटैक हुआ है, तो उनके तो अब सर्वाइवल की फाइट है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर से कतर की 30% या किस कंट्री की 40% या किसकी कितने % जो है वो ट्रेड होती है या उनका रिलायंस इसके ऊपर है। सो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जो है वनरेबल है और इसकी वनरेबिलिटी उसी वक्त दूर हो सकती है जब अमेरिका ये रियलाइज़ करे। बाकी कंट्रीज आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई मैटर करती हैं या कर रही हैं। ज़ाहिर है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज समझा ज़रूर रही हैं, बात कर रही हैं कि भाई आप इस पर कुछ निगोसिएशन का फेज़ दोबारा शुरू हो या इस टेंशन को डीएस्केलेट किया जाए, थोड़ा सा इसको अब नीचे लाएं टेंशन को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे वो अपने ग्रेट डिज़ाइंस जो हैं उनको पूरा करेंगे। इजराइल और अमेरिका जहाँ तक वो जा सकते हैं वो जाएंगे, और ईरान भी जो है वो यही कोशिश करेगा, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, जहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ है वो जो है वो रेजिस्ट करेगा, जिसकी क्लियर कट रिफ्लेक्शन हमें इस सारे प्रोसेस के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन अहमद, क्या इससे ये होगा कि गल्फ़ ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात दोबारा ख़राब हो जाएं इस क्लोजर की वजह से? क्योंकि पहले ही बहुत सालों में ठीक हुए थे इन ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात। जो ईरान के सुप्रीम लीडर वाला वाक़या हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत नहीं थी, इट इज़ डेथ ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डर की ये डेथ है। और ये आपको एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन, सेंस ऑफ एक अनकंफर्टेबिलिटी आपको मिडिल ईस्ट के अंदर भी नज़र आ रही है, मिडिल ईस्ट की लीडरशिप में भी नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि जब कतर ईरान के ऊपर अटैक हुआ था तो उसके बाद इस तरीके से इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया, तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी कि इसराइल जिस मुल्क को चाहे कर सकता है, जिस मुल्क पे चाहे अटैक कर सकता है, और अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज स्टैंड नहीं करती इसराइल को रोकने के लिए। तो उसी तरह जब ईरान के सुप्रीम लीडर को इस तरीके से इसराइल डीकैपिटेट कर सकता है, देखें उससे पहले ईरान की पूरी लीडरशिप को इन्होंने डीकैपिटेट किया। ये फर्स्ट ईयर लीडरशिप को पहले किया, फिर सेकंड को किया, थर्ड को किया, आज हम फोर्थ टीयर लीडरशिप के ऊपर खड़े में। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जैसे सुप्रीम लीडर को इन्होंने शहीद किया, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये सेंस एक डेवलप हो चुकी है कि इसराइल के खिलाफ देयर इज नो अदर सोल्यूशन बट टू ज्वाइन हैंड्स। ये एक क्लैरिटी है जो आप देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों में आपको मजीद बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसके बाद ईरान के लिए भी यही बेहतर है कि ईरान के जो रीजनल एलाइज हैं उसके साथ ईरान के ताल्लुकात बेहतर हों और एक ज्वाइंट फ्रंट जो है वो प्रेजेंट किया जाए इसराइल के साथ। लेकिन मुझे जो डर और खौफ है वो ये है कि जब फोर्थ टीयर लीडरशिप तक को डीकैपिटेट कर दिया इसराइल ने, तो ईरान के अंदर जो ट्रीजन मौजूद है इनके पावर कॉरिडोर्स के अंदर, देखें सुप्रीम लीडर की लोकेशन भी किसी करीबी बंदे ने दी थी, उसके बाद जितनी इनकी कैबिनेट थी उसकी लोकेशन भी करीबी बंदे ने दी थी। इस्माइल हानिया की कमरे के ऊपर प्रिसाइज अटैक हुआ, अंदर से किसी ने लोकेशन जो है वो उनकी दी थी। जो कासिम सुलेमानी है उनकी लोकेशन भी किसी अंदर के बंदे ने दी थी। जो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद हुए उनकी भी लोकेशन किसी के अंदर के बंदे ने दी थी। अहमदी निजात की लोकेशन भी किसी अंदर के बंदे ने दी है। सो ट्रीजन जो है वो बहुत डीप है ईरान की। जब तक ये यहाँ से जो ट्रीजन का एलिमेंट है उसको नहीं निकालते, आई एम अफ्रेड कि आने वाली जो लीडरशिप होगी वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होगी इसराइल से और अमेरिका से। तो आदिल, आपको क्या लगता है कि जो इंटेलिजेंस फेलियर है और जिन फैक्टर्स की निशानदेही अहमद कर रहे हैं कि पहले भी टॉप ब्रास लीडरशिप मारी जा चुकी है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं, न्यूक्स के सेट्स को ख़त्म किया जा चुका है, इंटेलिजेंस की कमज़ोरी की वजह से, तो पिछले 1-1.5 साल में ईरान ने इसके ऊपर वर्किंग क्यों नहीं की होगी? क्या वजह हो सकती है? देखें, अहमद जो बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है वो बतूल ये ट्रीजन की बात कर रहे हैं, और असल में हुआ ये ट्रीजन है ना। इसमें इंटेलिजेंस फेलियर तो ये हो कि दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट बट दे कुड नॉट मैनेज इट। उन्होंने कोशिश ज़ाहिर ज़रूर की है
लेकिन उनके अंदर जो लुकूनाज हैं, जो लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से उनका का सारा सिस्टम, चाहे उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ हुई हो, चाहे उनके साइंटिस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हुए हों, जिस तरह उनके फॉर्मर जो प्रेसिडेंट हैं उनका हेली क्रैश का वाक़या हो, बहुत देर आर नंबर ऑफ थिंग्स। ज़ाहिर आप उसको रिलेट कर सकते हैं जो सिचुएशन वहाँ थ्रू आउट रही है कि वहाँ क्या कुछ हुआ होगा। अब जब लास्ट ईयर जो वॉर हुई है उसमें जिस वक्त इसराइल ने अटैक किया, अमेरिका ने इस वक्त अटैक किया, तो उससे आपको पता चलता है कि उनके और सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने मिडल ईस्ट में उनकी सबसे पहले प्रॉक्सीज को न्यूट्रलाइज किया। उन्होंने जो है वो हमास को, हिजबुल्लाह को, उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया। सो जो मोसाद की कैपेसिटी थी या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कर रही थी उस गेम में वो बहुत आगे निकल गए थे। और ईरान के विद इन जो फॉल्ट्स हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको उन्होंने हिट किया और बड़ा स्पेसिफिकली टारगेट करके सब कुछ किया। देखें, ये वॉर उन्होंने ऐसे डिक्लेयर नहीं कर दी कि वो किसी कंट्री पे एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और फाइटर प्लेन्स गए या फिर बूट्स ऑन ग्राउंड गए। उन्होंने पहले उनकी बैकबोन को वीक किया और फिर करते करते अब ये मामला सुप्रीम लीडर तक चला गया। तो ये जो ट्रीजन वाला मामला है, ये जो उनके साथ बिट्रेल हुआ है, अंदर ज़ाहिर उनके लोगों ने ही किया होगा, तो उस वीकनेस को कैपिटलाइज किया है इजराइल ने। सो मुझे लगता है कि जो बतूल कांस्टेंट सैंक्शंस थे ना, वो किसी भी कंट्री पे इकोनॉमिक बर्डन जब आता है और एक वहाँ पर आपको पता है और भी फॉल्ट लाइंस हैं, वहाँ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, वहाँ पर भी मुख्तलिफ कौमें रहती हैं। सो वो जो सैंक्शंस है ना कांस्टेंट, उन्होंने उनको वीक किया और उनकी गवर्नमेंट को भी वीक किया और उनके सिस्टम को भी वीक किया, जिसकी वजह से उनको इस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहा है। क्योंकि वो वैसे तो बड़े स्मार्ट कार्ड्स अपने खेल रहे थे, डिप्लोमेसी में भी स्पेस क्रिएट कर लेते थे और थ्रेटन भी करके रखते थे। सो मुझे लगता है कि वो उनके बस में नहीं था और वो उसका बहुत बड़ा फैक्टर इकोनॉमिक भी है। अगर इकोनॉमी किसी कंट्री की स्ट्रांग हो तो वो अपने डिफेंस को हर लिहाज से, जैसे उनके पास स्ट्रांग एयरफोर्स नहीं है कि वो अपना डिफेंस कर सकें, इसी तरीके से उनके पास ये जो मैंने आपको जिस तरह बताया कि सैंक्शंस की वजह से बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी बहुत सारी वीकनेसेस आ गई और एक एलिमेंट ऑफ ग्रीड तो होता है। सो मुझे लगता है ये एक फैक्टर था और इसका उनको नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी रेजिस्टेंस भी बहुत कमाल की थी। गद्दारी जिसने की उन्होंने की, लेकिन जिन्होंने रेजिस्ट किया उन्होंने भी बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट किया और बहुत मुश्किल वक्त में रेजिस्ट किया जिस वक्त उनके पास रिसोर्सेस तरीके से नहीं थे। इसी को आगे बढ़ाते हैं। अहमद साहब, एक नुक्ता है, ये प्रॉक्सीज की बात हो रही है। बहुत से ममालिक में ईरान की प्रॉक्सीज हैं और ठीक है, आदिल कह रहे हैं कि पहले न्यूट्रलाइज़ किया गया जब अक्टूबर का अटैक हुआ और एक एपिसोड हुई ईरान और इजराइल के दरमियान, लेकिन अब दोबारा क्या वो प्रॉक्सीज एक्टिव हो सकती हैं? ख़ासतौर पे होसी आपको लगता है कि वो एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि उनकी इतने इंटरनल क्रैक्स नहीं है, दे आर कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज्ड इनफ एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉक्सीज ऑफ ईरान इन अदर एरियाज़। तो कौन सी प्रॉक्सी एक्टिव हो सकती है इस वक्त ईरान की फेवर में? देखें, जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा होता है और दुनिया में नया ऑर्डर मार्ज़ वजूद में आ रहा होता है तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। एक छोटी सी चंद घंटों की, चंद दिनों की विंडो अगर आप मिस कर दें तो फिर आपको उसकी जो डेकेड्स लग जाते हैं उस अपॉर्चुनिटी को दोबारा आते हैं। जब इसराइल ने गाज़ा के ऊपर जेनोसाइड शुरू किया तो तेल अवीव के एक रिसर्चर हैं, एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, उसने ये बात की कि अगर आज हिजबुल्लाह और यहाँ लेबनान से और वहाँ से हमास जो है वो एक फ्रंट के ऊपर आके इसराइल के ऊपर हमला करें तो अगले 1 महीने के अंदर तेल अवीव में ये दोनों ग्रुप्स बैठ के चाय पी रहे हों। ये उसकी अपनी स्टेटमेंट थी बाकायदा तौर पर। लेकिन हिजबुल्लाह ने, आपने देखा कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, ईरान ने भी उस वक्त रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, इसराइल ने अपने आप को स्टेशन किया, अपने आप को पोजीशन किया और उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह की पहले फर्स्ट ईयर लीडरशिप सारी डिकैपिटेट की और उसके बाद सेकंड ईयर को भी ले गए और अब थर्ड ईयर को भी वो ले गए। सो प्रैक्टिकली अगर आप ये कहें कि वो ईरान की वो प्रॉक्सी जिसको ईरान ने इतना ज़्यादा डेवलप किया था पिछले 15-20 साल में, तो वो इस काबिल नहीं है कि वो इसराइल के लिए अब कोई थ्रेट पोज करे। और दूसरी, आपने जो बाकी प्रॉक्सीज की बात की है, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर कोई प्रॉक्सी ऐसी नहीं है कि जिससे इसराइल खौफ फील कर रहा हो। तो वो जो प्रॉक्सी वॉरफेयर था, सबसे पहले इसराइल ने, देखिए, स्ट्रेटेजिकली दे प्लेड देयर कार्ड्स, उन्होंने उस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप चले। सबसे पहले उन्होंने प्रॉक्सीज को ख़त्म किया, उसके बाद वो मुल्कों की तरफ आए। इसी तरह उन्होंने सीरिया को किया, इसी तरह उन्होंने ईरान के साथ किया। तकलीफ की बात यह है कि जब ये सब वो कर रहे थे,
पूरी मुस्लिम दुनिया में बहुत सारे लोग थे, वो ये बात कर रहे थे कि ईरान को और बाकी मुसलमान ममालिक को इनको इतना मौका नहीं देना चाहिए। जब इन्होंने पहला कदम उठाया उसी कदम पे इनको रोक देना चाहिए था। लेकिन वो जाहिर है वो एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था, वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट जो थी उसका खुमियाजा आज पूरी मुस्लिम दुनिया भुगत रही। बहुत शुक्रिया अहमद अल अरबी, प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। यहाँ पे एक ब्रेक, आदिल अब्बासी मेरे साथ ही होंगे और फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि अब जब एक नई इंतज़ामिया, एक नया सुप्रीम लीडर जब ईरान के ऊपर आएगा तो ये कैसे डिटर्मिन होगा कि वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बचा रहेगा। क्योंकि जैसे अहमद साहब कह रहे थे कि जब सीनियर लीडरशिप को 1 2 3 करके मारा जा चुका हो तो जो अगली लीडरशिप है वो नेचुरली इस खौफ के साथ शायद इतना बड़ा स्टैंड ना ले सके। लेकिन ईरान की तारीख इससे बिल्कुल बरक्स रही है। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की जिसके फरीक हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान के एयरबेसिस पे हमलों के बाद मज़ीद फरीक की जो तादाद है वो 7-8 से बढ़ चुकी है। सो इट सीम्स टू बी एन ऑल आउट वॉर जो कि कोई नहीं चाहता। आदिल, जब पाकिस्तान में हम देख रहे थे कि लोग रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं और इस वक्त ये था वक्त, तो जो ख़बरें आई वो ये कि एक तो जो साबिक ईरानी सदर हैं अहमदीनेजाद साहब, उनकी भी शहादत की खबर आई और एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तबाह करने की खबर आई। तो सो दिस इज़ व्हाट गोइंग ऑन, सो इट्स गेटिंग इंटेंस। हाँ, क्योंकि देखिए ये इनकी भी आप देखें टाइमलाइन अगर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। कल जब यूनाइटेड नेशन का सेशन चल रहा था तो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जब बात की तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं सर्टेन नहीं हूँ कि ये वाक़या हो गया सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का। उन्होंने कहा अभी कुछ कह नहीं सकते, फाइनलिटी अटेन नहीं कर रहे थे उस वक्त वो भी बात करते हुए। लेकिन ख़बरें चल रही थी, बार बार रिपोर्ट हो रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि उनको जो है वो टारगेट किया गया है। और फिर नितिन याहू की तरफ से स्टेटमेंट चल रहा था कि हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि उनको टारगेट किया गया है। और बाद में ये खबर फिर सुबह जाके कंफर्म हुई उनकी शहादत की। लेकिन ज़ाहिर है वो एविडेंसेस मिल रहे थे कि ये हो चुका है, अदरवाइज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह की बात ना करते। ये महमूद अहमदीनेजाद साहब का भी आपको याद होगा बतूल नाम काफ़ी देर से चल रहा था कि उनको भी टारगेट किया गया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट को टारगेट किया गया है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। मुझे लगता है कि वो जो ज़ाहिर है डिले प्रोसेस होता है उनकी हुकूमत या तर्जुमानों की तरफ से, वो इसीलिए होता है कि लोग फ़ौरन डीमोरलाइज होते हैं या इस किस्म की जो स्टेटमेंट सामने आती है। लेकिन जिसके बारे में वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो चीज़ फिर उस तरीके से निकल भी रही है। ये खबर लेट कंफर्मेशन आ रही है, लेकिन उससे पहले जो है ये बात निकल चुकी होती है। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये वो कंफर्मेशन में टाइम लेते हैं। इंटेंस डेफिनेटली। अब ये देखें आपके वो तो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो आइडियोलॉजिकली किस तरह ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं थीं। सो उन्होंने ये भी टारगेट किया हुआ था कि जो माजी में भी लोग ये सब कुछ कर गए हैं उनके साथ भी जो है वो अपना हिसाब बराबर करना है। सो दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट, रीजन के लिए एक बड़ी बिल्कुल। और बात है। आदिल इस वक्त अब्दुल्ला गुल साहब मुझे ज्वाइन करें। अब्दुल्ला गुल साहब, तकरीबन 10 दिन पहले बोर्ड ऑफ पीस का एक इनॉग्रेटरी इजलास हुआ, मीटिंग हुई और उसमें ये कहा गया कि स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होगा, मिडल ईस्ट के अलावा बाकी जो दुनिया के तनाज़े हैं उनको भी हल करेंगे। एंड विद इन नो टाइम अमेरिका ने खुद इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बोर्ड ऑफ पीस तो मेरे ख्याल में ईरान की जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुई है उसके साथ ही वो डिस्ट्रॉय हो गया है। बोर्ड ऑफ पीस का कोई वैसे भी हैसियत नहीं थी। इट वाज जस्ट ए क्लब ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आओ सब मिलकर मेरी तारीफ करें। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा क्लब बनाया जिसकी ना कोई लीगल जस्टिफिकेशन है, ना उसकी कोई जी वालेकुम सलाम, ना उसकी कोई मॉरल। इस वजह से मेरा ख्याल है कि बोर्ड ऑफ पीस जो है उसके अंदर तो कोई उसकी अब हैसियत नहीं रह गई। दूसरी जानिब जो है वो गल्फ कंट्रीज को अब ये एहसास हो चला जाना चाहिए कि जो उन्होंने बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए अपने दिफा के लिए, और हद यह है कि अपने मुल्क की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करवाया अमेरिका को बेसिस दे के, और उसके नतीजे के अंदर आज ना उनके पास सेफ्टी है,
ना सिक्योरिटी है और ना ही उनके पास सॉवरेनिटी है। आज इट ऑल स्टैंड जेपरडाइज्ड, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अगर मिलकर कोई अगर ऐसा काम किया होता, अरब दुनिया आपस में लड़ती रही, अरब दुनिया आपस में इंतशार का शिकार रही, कुरान की आयत वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की नफी करती रही, और नतीजा जो है वो आज आपके सामने है कि ये छोटे छोटे मुल्क हैं और इनके ऊपर जिस तरीके से अभी यलगार देखने में आई है, उसके नतीजे में इनके मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल उसके जी अब्दुल्ला साहब प्लीज आई होल्ड यू हियर, मुझे मंसूर जाफर साहब भी ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करें। एंटा यूएस और एंटा इजराइल सेंटिमेंट इन नेशनल यूनिफायर की तरह काम करता रहा है ईरान की हिस्ट्री में। अब जिस तरह से खामनाई को कत्ल किया गया, इससे पहले सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो भी एक मुतनाज़ इंसिडेंट था। टॉप ब्रास को ख़त्म किया गया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ख़त्म किया गया। क्या आने वाली ईरानी लीडरशिप इसी आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को सस्टेन करेगी या कहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी ताकि सरवाइव कर सके ईरान? देखिए जी, जहाँ तक तो ईरान का ताल्लुक है, ईरान का जो इस वक्त खमीर उठा है वो एक ऐसे इनकलाब से उठा है जो एक मजहबी आइडियोलॉजी, एक फ़िरका वाराना आइडियोलॉजी जिसका नाम वली अल फ़कीह है, उस पर बेस करती है। तो इस हवाले से जो भी प्रेडिसेसर होगा खामेनेई साहब का, उसके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो उस आइडियोलॉजी से बच करे या उसके अलरगम जो है वो ईरान की पॉलिसी साजी करे, क्योंकि ये आइडियोलॉजी ईरान के रगो पैर में पैवस्त है और ख़ास तौर पे उनके पॉलिटिकल फैब्रिक के अंदर वो अच्छी तरह इंट्रेंच्ड है। ज़्यादा इससे बैकआउट करना किसी भी रूलर के लिए पॉसिबल नहीं है। आपके इल्म में होगा कि बड़े यहाँ पे इस्लाम पसंदी के भी नारे लगाए गए, वेस्टर्न हकूक़ के, इंसानी हकूक़ के नारे भी लगाए गए, लेकिन उन सब में जो ओवरराइडिंग फोर्स या एक बर्निंग फोर्स रही है और वही ड्राइविंग फोर्स और कॉल फैसल समझा जाता रहा है, वो अली खामेनेई साहब की शख्सियत की सूरत में उनका फतवा, उनका कॉल जो है वही चीज़ ईरान की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है उसका कॉर्नर स्टोन रहा है। और आने वाला जो भी यानी रूलर होगा, आखिरी दर्जे पे जो फाइज होगा, उसे इस आइडियोलॉजी को लेकर चलना पड़ेगा। यही वो एक सीमेंटिंग फोर्स है कि जिसके नतीजे में ईरान जो एक मज़ाहमत के प्रोजेक्ट का इस्तारा है। ठीक है, मंसूर जाफर साहब, आदिल अब्बासी साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, प्लीज। जी आदिल। मंसूर साहब, ये जो बात बतूल कर रही हैं, बेसिकली लेट मी रीफ्रेज दिस क्वेश्चन कि आपको लगता है कि जो भी 4th ईयर लीडरशिप अगर आती है, 3rd ईयर 4th ईयर लीडरशिप जो आती है, वो उतना स्ट्रांगली ग्रिप कर सकेगी इन अफेयर्स को जिस तरीके से सुप्रीम लीडर की एक पर्सनालिटी थी या उनका एक रिकॉर्ड था 30 ईयर्स का? क्या जिस तरह उनकी पहले फोर्स स्ट्रांग थी, उनकी प्रॉक्सीज स्ट्रांग थी, जो ग्रिप उनकी थी, क्या वो वैसी ग्रिप रख सकेंगे ऐसे वक्त में जब इतना लीथल उनके ऊपर अटैक हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुई है? क्या वो मोबिलाइज कर सकेंगे चीज़ों को उस तरह? ये जानना चाहता हूँ। इस वक्त जो भी फोर्सेस जो जवाबदेह थी अली खामेनेई साहब को या जिनके वो सुपरवाइजर थे, यानी कि सरपरस्त समझे जाते थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, चाहे वो पासदारान इनकलाब के नेटवर्क की सूरत में हो, फौज की सूरत में हो, उनकी जो सिविल जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है वो हों, वो तमाम के तमाम इस वक्त इंटैक्ट हैं और वो उसी आइडियोलॉजी के तहत इंटैक्ट है। और उसी वजह से इस वक्त ईरान चाहे अपने जैसे भी वसाइल है, जितना भी वो कमज़ोर है, उसके बावजूद वो अमेरिका और इसराइल जैसी ताकत को ललकार रहा है, वो उसी आइडियोलॉजी की बेस पे। तो लिहाजा आने वाला जो भी रूलर होगा, बुनियादी तौर पे इन्हीं लोगों ने अपना जो ओथ ऑफ एलिजियंस जो है, जो अपनी पॉलिटिकल और जो सपोर्ट है, वो सारी की सारी उनके पलड़े में डालनी है। तो उसी एतमाद के नतीजे में उन्हें वो स्ट्रेंथ मिलेगी कि जिसके ज़रिए वो ख़ुद को अली खामेनेई साहब का हकीकी जानशीन जो है वो उसके तौर पे पेश कर सकेंगे। तो लिहाजा ये एक चैलेंज जरूर होगा उनके लिए। बिल्कुल मंसूर, अब मैं यहाँ पे रोकूंगी आपको और आदिल फिर इस पे भी बात करेंगे कि क्या इसी मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ क्या अगर आइडियोलॉजी पे कायम रहते भी हैं तो क्या मिलिट्री स्ट्रेंथ अगर कम होती है तो हाउ वुड दे डू इट? आदिल पहले वाले पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं, जो कह रहे थे कि आइडियोलॉजिकली स्ट्रेंथ है, आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलेंगे तो उन्हें सपोर्ट मिलेगी एंड दे वुड डू थिंग्स एज दे वांट टू डू। लेकिन जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ डैमेज हुई है पिछले कुछ अरसे में, आपको लगता है कि उसको रिवैम्प कर लेगा ईरान? क्योंकि बैलिस्टिकली तो अभी भी ईरान के पास वेपन्स हैं, लेकिन न्यूक्स वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो लास्ट टाइम अटैक हुआ था उसमें वो एनरिचमेंट के बहुत करीब थे
इनफैक्ट वो एक वक्त में, ये रिपोर्ट्स थी कि एक वक्त में 10 न्यूक्स बना सकते थे, लेकिन फिलहाल ईरान वो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उन्होंने एडमिट किया था ना कि डैमेज तो हुआ है हमें। लास्ट ईयर की जो वॉर थी उसमें उन्होंने कहा कि कम्प्लीटली नहीं, लेकिन हमें किसी हद तक उससे डैमेज हुआ है जो अटैक्स उनके ऊपर लॉन्च किए गए थे। लेकिन देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, दो अलग चीज़ें। एक आइडियोलॉजिकल वॉर है और एक मिलिटरीली आपने चीज़ों को उनके साथ मुकाबला करना है। सो जो उनकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ है, दैट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। वो मुझे नहीं लगता कि वो इस स्टेज पर हैं अभी कि वो कोई बहुत मैसिव किस्म की रिटेलिएशन कर सकते हैं अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, यानी इजराइल के ख़िलाफ़, और या जो उन अमेरिकन बेसिस या इंटरेस्ट उनको बहुत ज़्यादा बड़ा डैमेज दे सकें उससे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि उनकी जो, देखिए, कमांड से चलता है ना सारा सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल से चलता है। जो कमांड थी, हम बार बार ये बात करें, उस कमांड को उन्होंने बहुत सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया है। हाँ, आइडियोलॉजिकली वो बहुत स्ट्रांग है। आइडियोलॉजिकली वो इसलिए स्ट्रांग है कि जो भी लीडरशिप आएगी, ये बात बिल्कुल मैं मंसूर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उनका ओथ जो है, उनकी कमिटमेंट जो है, उनका कॉज जो है वो सेम होगा। और वो अपने आप को कैसे रीऑर्गेनाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, कैसे रीगेन करते हैं, ये उनके लिए ज़ाहिर एक चैलेंज होगा। सो आइडियोलॉजिकली वो बहुत मजबूत पोजीशन में होंगे, क्योंकि उनका एक सिस्टम है जो टीयर्स में काम करता है और वो वहाँ वो होगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, देखें बतूल, हमें ये भी समझना पड़ेगा, अगर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होते, अगर इसी किस्म का क्योस छोड़कर अमेरिका, जिस तरह माजी में और मुल्कों में भी नेटो या अमेरिका छोड़ के जा चुके हैं, सो अगर ऐसा ही वो एक क्योस छोड़ के ईरान के अंदर जाते, तो ये बात आप याद रखें कि ईरानी नेशन के अंदर फिर ये कैपेबिलिटी है कि आप उनसे फॉर द टाइम बीइंग उनकी इंस्टॉलेशंस को आपने डैमेज कर दिया, या आपने उनको यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, या आपने उन पे कुछ जो है वो सैंक्शंस लगा ली, लेकिन आप ये नहीं समझ सकते कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। वो टेक्नोलॉजी, लेकिन एक बड़ा जबरदस्त एनालिसिस हो रहा है आदिल, के वेपनाइज कर लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, एंड इट रियली एक्साइट्स मी कि हाउ। लेकिन आप ये समझे बतूल कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है। आप अगर 10 दफा भी उनको मारेंगे, और अगर वहां पर किसी किस्म का रिजीम चेंज अगर नहीं होता और वहां कंट्रोल कंप्लीटली नहीं होता, तो वो चीज दोबारा बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या इंजीनियर्स खत्म हो गए होंगे, साइंटिस्ट खत्म हो गए होंगे उनके पास, या उनके पास कोई और। मेरा ये ख्याल है कि देखना ये है कि इसका अगला फेज क्या होता है, कि वो किस तरह का ईरान जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपकी तरफ एक सवाल लेके आ रही हूँ। ये जो आदिल बात कर रहे हैं, ये बहुत अहम बात है कि बिकॉज आदिल इज कॉन्फिडेंट, वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो है उनके पास, तो जितनी दफ़ा आप उनको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, वो रिजिलियंट हैं, वो आपको ये जवाब देंगे। लेकिन क्या हर दफ़ा वो एक बहुत स्मार्ट दौरानिए में ये कर पाएंगे, या उनको पहले की तरह वक्त लग सकता है? क्योंकि खुमैनी साहब ने एक दफ़ा ये कहा था कि हमने जो भी किया पाबंदियों में ही किया, और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में भी कोई 15-20 साल का एक होमवर्क था जो ईरान ने किया। देखिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि उनकी मिलिट्री कमज़ोर है, इसका कोई शक व शुबा नहीं है कि उनका डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं है। लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत ना होती तो फिर इस बार इजराइल को अमेरिका की मदद की ज़रूरत ना पड़ती। 12 रोज़ा जंग में मदद मांगने के लिए और सीज फायर कराने के लिए इजराइल जो है वो जाके अंकल सैम के पास गया था, ना कि ईरान गया था। और इसी तरीके से ये याद रखें कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक हवा की झोंके की मानद होती है, वो कभी भी आ जाती है। और आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बिकने के लिए भी तैयार हो जाया करती हैं। ख़ास तौर पे अब जो हालात बन रहे हैं उसके लिए जो है मेरे ख्याल में ईरान के पास अब कोई चॉइस नहीं है, मां सवाए न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी रोल बैक अब वो नहीं करेंगे, ना वो अपना मिसाइल प्रोग्राम तल्फ करेंगे। अगर वो ये अब्दुल्ला साहब, मुझे शॉर्टली मंसूर साहब से कमेंट लेना है। मंसूर साहब, आपको लगता है कि बोर्ड ऑफ पीस के मेंबरान को अब ये रियलाइज हो गया कि ट्रंप का फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील है एक्चुअली, और शायद वो फिर इसको कॉल ऑफ कर दें या इससे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल? प्रिसाइजली जी, मैं समझता हूँ हकीकी मानों में इस वक्त इस जंग ने यही चीज़ साबित की है कि वो मुसलमानों के पैसे से ही मुसलमानों को ही मारते हैं, और फिर उन्हीं के पैसा लेके उन्हीं को रीबिल्ड और रिकंस्ट्रक्ट करने का ड्रामा रचाते हैं। और ये बोर्ड ऑफ पीस उसकी सबसे अच्छी मिसाल है आज के दौर में, क्योंकि जिस इसराइल ने तबाही और बर्बादी फैलाई है उस पर तो एक ढेले का भी बोझ नहीं डाला गया। ये बोझ सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमान मुल्कों पर ही डाला गया कि वो $1 बिलियन क्लब को ज्वाइन करें, और उसके बाद उनके जो लाडले ने मिडल ईस्ट के जो अंदर फ़लस्तीन के अंदर जो तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम की है उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन का काम करें।
तो ठीक है, अब बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।